सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलगति और आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अब ये जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल बेस पे देखें तो 2-3 लेक्चर का और है। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तो आज हम बता ही देंगे। इसके बाद हम जो है सक्रियण ऊर्जा और वो संघट्ट सिद्धांत जो है कि अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 2-3 लेक्चर और लगेगा। 2-3 लेक्चर के बाद हम इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे और न्यूमेरिकल हम करीब इसके चलाएंगे 3-4 दिन तक। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग की ग्रुप में जो है आप लोग न्यूमेरिकल भेजते रहिएगा आप हमारे पर्सनल नंबर पर। आज की टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इन कारक को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक कारक और एक द्वितीयक कारक। अभी प्राथमिक कारक क्या है और द्वितीयक कारक क्या है? ऐसे कारक जिनकी उपस्थिति से या जिनमें परिवर्तन करने पे या जिनका जो सिद्धांत है, जो मतलब इन कारक के अंतर्गत जो भी थ्योरी है वो थ्योरी एग्जैक्ट है, सही है, पूरी तरीके से 100% फॉलो करती है। यानी अगर सिद्धांत दे दिया गया तो वो किसी भी तरह से गलत साबित नहीं हो सकता। ऐसे कारक हमारे प्राथमिक कारक कहलाते हैं। ये इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है। नंबर 1 है सांद्रता परिवर्तन, नंबर 2 है ताप परिवर्तन और नंबर 3 है दाब परिवर्तन। इन सभी का अध्ययन हमने कक्षा 11 में कौन सा चैप्टर था? रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ लिया था। लासातेलिये नियम के आधार पर, लासातेलिये नियम आपने याद होगा उस समय हमने ये पढ़ रखा हुआ था, लेकिन आज फिर इसे देखेंगे। द्वितीयक कारक कौन से हैं? जो सिद्धांत तो प्रस्तुत करते हैं लेकिन किसी न किसी अभिक्रियाओं के लिए ये सिद्धांत गलत साबित भी हो सकता है। ऐसे कारक हमारे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक कारक कहलाते हैं। इसमें नंबर 1 है उत्प्रेरकीय प्रभाव। उत्प्रेरकीय प्रभाव। नंबर 2 है हमारा जो है इसे हम कह सकते हैं जो है विकिरण प्रभाव। विकिरण प्रभाव। और नंबर 3 है भौतिक अवस्था प्रभाव। भौतिक अवस्था प्रभाव। तो ये कुल मिला के हमें 6 कैटेगरी में बात करना है। सांद्रता परिवर्तन, ताप परिवर्तन, दाब परिवर्तन, उत्प्रेरकीय प्रभाव, विकिरण प्रभाव और भौतिक अवस्था प्रभाव। इन 6 टाइप के कारकों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। आइए देखते हैं और समझते हैं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ रखा था लासातेलिये नियम के अंतर्गत। तो नंबर 1 है हमारा सांद्रता परिवर्तन। सांद्रता परिवर्तन, इसकी थ्योरी क्या है? इसकी थ्योरी वही विशेष है कि भाई सांद्रता, किसकी सांद्रता? अगर हमारा कोई अभिक्रिया A से B आपस में रिएक्ट करके C बना रहा है और ये एक पात्र में संपन्न हो रही है, अगर एक तरफ से हम जो है A और B को मिलाएं, एक तरफ से हम A और B को मिलाएं और दूसरी तरफ से हम 3 स्थितियां उत्पन्न कराएं, दूसरी तरफ से भी हम कुछ मिलाने जा रहे हैं। एक बार हम A मिलाएंगे, दूसरी बार हम B मिलाएंगे, तीसरी बार हम जो है C मिलाएंगे। तो इन तीनों स्थितियों में इसके अभिक्रिया के वेग पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? अगर A और B मिलाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट होकर C बनाने की कोशिश करेगा। A अगर यहाँ से हमने और मिला दिया तो इसकी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ अभिकारी अणुओं की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है।
अगर हमने इसमें बी प्रवेश करा दिया तो इस अभिक्रिया की अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी, क्योंकि बी भी कैसा है, अभिकारी अणु है। लेकिन अगर हमने सी मिला दिया, अगर हमने इस साइड से अगर सी भी प्रवेश कराते गए तो इस अभिक्रिया की दर जो है घट जाएगी, कम हो जाएगी या रुक जाएगी, ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो यहाँ से हमें दो घटनाएं यहाँ आगे चल के हमें ज्ञात हो रही हैं कि सांद्रता परिवर्तन दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता, और नंबर दो है उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता। क्या होगा जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाएगी? तो अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया की दर होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है वो भी बढ़ जाती है, उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर हमने सांद्रता में कमी कर दिया, कमी करने पर तो अभिक्रिया की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घट जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, अभिकारकों की सांद्रता घटाने पर, कम करने पर अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसी तरीके से उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बढ़ाने पर, अगर हमने उत्पादों की सांद्रता में क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया, तो हमारा जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर घट जाएगी। कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन अगर उत्पादों की सांद्रता पर हमने कमी कर दिया, उत्पादों की सांद्रता में अगर हमने कमी कर दिया तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं हम ये जान रखे थे कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है अभिकारकों की सांद्रता पर। अभिकारकों की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी, अभिक्रिया का दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिकारकों की सांद्रता घटने पर अभिक्रिया की दर भी घट जाएगी। दर के नियम में हमने ये भी पढ़ा हुआ था, जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या है, मान लेते हैं 2A + B = 3C + 4D। अगर मैं कहूं कि इसकी अभिक्रिया की दर किसकी सांद्रता बढ़ने से कैसी होगी, तो मैंने जो दर का नियम, हमने जो दर का नियम पढ़ा था उसमें एक तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो -1/2 एक्टिव मास ऑफ ΔA/ΔP होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अगर सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ये हालांकि जो माइनस चिन्ह है ये तो खपत दर को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, खपत दर को। इसी तरीके से अगर मैं सी की बात कर लूँ, सी के रिस्पेक्टिव में, ये सी एक उत्पाद है, तो इस स्थिति में ये +1/3 डेल एक्टिव मास ऑफ C/ΔT लेगा। इस स्थिति में भी हमने देखा कि अगर ΔC की सांद्रता बढ़ा दी जाएगी तो C के रिस्पेक्टिव में अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये भी हमने जान लिया। तो ये सांद्रता परिवर्तन के अंतर्गत हमने इन बातों का अध्ययन किया। अब हम अगला बढ़ते हैं जिसमें है ताप परिवर्तन। देखिए, ताप परिवर्तन ये भी दो बातों पर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से बातों पर? एक तो अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों के अंतर्गत भी हमने देखा था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब अभिक्रिया ने ऊष्मा उत्सर्जित किया, अगर अभिक्रिया ने ऊष्मा उत्सर्जित किया हुआ है तो इस स्थिति में अगर हमने बाहर से ऊष्मा दी तो अभिक्रिया के बाहर से ऊष्मा देने का मतलब एक तो वो A और B आपस में रिएक्ट करके C बना रहा है और ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ऊष्मा का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। अब चाहिए क्या है कि भाई इसके पास तो बहुत अधिक ऊष्मा थी, अब इस अधिक ऊष्मा को कम करना है,
कम कैसे करेंगे, हम ठंडा करें इसे ठंडा करेंगे तो ये ऑलरेडी ठंडा होगा, इसकी ऊष्मा बाहर निकलेगी। अगर बाई चांस हमने इसे और गर्म कर दिया तो इसके पास तो और ऊष्मा पहुंच जाएगी, और ऊष्मा पहुंचने की स्थिति में अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी, ये बात हमें ध्यान रखना। तो ऊष्मा क्षेपी यानी जिसके लिए डेल एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ऐसी कंडीशन में ऊष्मा या लासेटली नियम में आपने पढ़ा हुआ था कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। यानी अगर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घट जाती है, अगर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है तो ताप घटाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, की दर बढ़ जाती है। ये स्थिति हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में देखी। इसी तरीके से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी में डेल एच का मान कैसा होगा, डेल एच का मान ऋणात्मक होगा, ये आप सब जानते हैं। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर यही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप घटा दिया जाए, ताप घटाने पर तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर घट जाती है, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये स्थिति थी किसके ऊपर, ताप परिवर्तन पर। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 है हमारा दाब परिवर्तन। नंबर 3 है हमारा क्या, दाब परिवर्तन। दाब परिवर्तन में हमने क्या देखा कि भाई अभी जब जैसे मान लेते हैं a प्लस 2b 3b इक्वल टू c प्लस d, ये बना रहा है। अब अगर यहाँ देखें अभिकारी अणुओं की संख्या टोटल कितनी है, 4, और यहाँ अभिकारी अणुओं की संख्या, उत्पादी अणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो डिपेंड ये करेगा कि दाब अगर हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे जाएगा कि पीछे जाएगा। तो यहां से दाब परिवर्तन करने पर तो दो स्थिति है, दाब बढ़ाने पर इसमें भी दो स्थिति है, और एक स्थिति है दाब घटाने पर। तो दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में अधिक होगा जहां अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या। क्योंकि देखिए दाब जो है वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, अणुओं पर डिपेंड है। दाब इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आयतन। तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में अधिक होगा, अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया का वेग उस दिशा में अधिक होगा जहां अणुओं की संख्या कम होगी। यानी कि अभिक्रिया का दर बढ़ेगा कि घटेगा, ये हम तब बताएंगे जब अभिकारी अणुओं की, देखिए अभिकारी अणुओं की संख्या इज ग्रेटर देन उत्पादी अणुओं की संख्या। इस स्थिति में अगर अभिकारी अणुओं की संख्या ज्यादा है किसके अपेक्षा, उत्पादी अणुओं की संख्या की अपेक्षा, तो इस स्थिति में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। कैसे, जैसे देख लेते हैं a प्लस 3b इक्वल टू c प्लस डी। यहाँ टोटल 4 है, यहाँ टोटल 2 है। अभिक्रिया के अणुओं की संख्या अधिक है, उत्पादी अणुओं की संख्या कम है। दाब आप बढ़ाएंगे, अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ेगी, यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर अभिकारी अणुओं की संख्या कम होगी किसकी अपेक्षा, उत्पादी अणुओं की संख्या, तो इस स्थिति में अभिक्रिया की दर क्या होगी, घटेगी। वेरी गुड। तो आपने देखा कि अभिक्रियाकारी अणुओं की संख्या दर क्या होगी, घटेगी। इसी तरीके से दाब अगर घटाया जाए, अगर हमने दाब घटाया तो क्या होगा, दाब घटाने पर अभिक्रिया का वेग उस दिशा में अधिक होगी
जहां अणुओं की संख्या अधिक होगी, जहां जहां अणुओं की संख्या अधिक होगी, इस स्थिति में अधिक होगी। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हम देखेंगे कि कहाँ अभिकारी अणुओं की संख्या क्या है, अधिक है, धाप घटाने पर। जैसे इस स्थिति में अगर बात करेंगे तो अभिक्रिया की दर पीछे जाएगी, यानी दर क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पे भी दो स्थिति, इसके लिए भी कितनी स्थिति बनती है, दो स्थिति बनती है। एक तो अभिकारी अणु की संख्या इज ग्रेटर देन उत्पादी उत्पाद की संख्या, अणुओं की संख्या। अच्छा, इस स्थिति में हमारी कौन सी कंडीशन बनती है, मान लेते हैं अगर A+3B = C+D हुआ और हमने दाब घटाया, तो दाब घटाने पर अभिक्रिया वहां बढ़ेगी जहां अणुओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अधिक होने का मतलब पीछे, यानी दर घट जाएगा, दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नंबर 2 क्या है, अगर अभिकारी अणुओं की संख्या कम हो किससे, उत्पाद अणुओं की संख्या से, तो इस स्थिति में दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि दर बढ़ जाएगी। कैसे, अगर हमने A से B+C बना दिया, तो अगर हम यहाँ पे दाब घटाएंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में अणुओं की संख्या अधिक होगी, आगे की ओर जाएगी, और आगे की ओर जाने का मतलब है दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये परिवर्तन हमने कक्षा 11 में भी ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ था। अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरकों की। तो उत्प्रेरकीय प्रभाव, देखिए उत्प्रेरकीय प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। बहुत सारी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक आ जाने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन इसे हमने द्वितीय कारक में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जिनकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर घट भी जाती है। यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक का आपने नाम सुना है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया की दर घट भी जा सकती है। लेकिन अधिकांश चांस है कि उत्प्रेरकीय प्रभावों पर अभिक्रिया की दर क्या होना, अभिक्रिया की दर बढ़ने का अधिकांश जो है क्या है, प्रभाव। इसके बाद अगला नंबर आता है हमारा जो है विकिरण प्रभाव। विकिरण प्रभाव, अब इस प्रभाव के अंतर्गत क्या है कि कभी कभी होता है कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। इस प्रभाव को हम विकिरण प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में दर का बढ़ जाना, यही क्या है, विकिरण प्रभाव है। कभी कभी क्या शून्य कोटि का अक्सर रिएक्शन हम देखते हैं कि जो अभिक्रिया जैसे CH4 + Cl2 है, वो CH3Cl + HCl अगर हम प्रकाश अंधेरे में कराएं, क्या करें, अंधेरे में, तो यह अभिक्रिया मंद होगी, क्या होगी, मंद। लेकिन जैसे ही प्रकाश की उपस्थिति में हमने ये अभिक्रिया करा दिया, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हमने करा दिया, तो यह अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। यानी इसका वेग बढ़ जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण, विकिरण, यानी प्रकाश की उपस्थिति के कारण इसका दर बढ़ जाता है। तो यही इफेक्ट हमारा विकिरण प्रभाव कहलाता है। नंबर 6 है भौतिक अवस्था। नंबर 6 आता है हमारा कौन, भौतिक अवस्था। इसके अंतर्गत दो बातें हमें ध्यान जानना है। पहला कौन सा है, पहला है कि अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारी अणुओं की संख्या ने अभिकारी अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये देखेंगे तो अभिकारी अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, ये जितना ही अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है हमारे पास। मान लेते हैं हमारे पास कौन है, H2SO4 है। कौन है, लिक्विड H2SO, डाइल्यूट H2SO4 है।
अब इसमें हमने क्या किया, जिंक के टुकड़े, जिंक के क्या डाल दिए हमने टुकड़े। एक में हमने 100 ग्राम का टुकड़ा मोटा सा डाला और एक पात्र में और हमने उतने ही डाइल्यूट H2SO4 में, उतने ही डाइल्यूट H2SO4 में 100 ग्राम का टुकड़ा डाला, 100 ग्राम के छोटे छोटे टुकड़े डाले। अब देखिए क्या होगा कि इस स्थिति में Zn जो है, Zn H2SO4 से अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस विसर्जित करेगी। तो हम क्या देखते हैं, इसमें से हाइड्रोजन गैस के निकलने वाली अभिक्रिया बहुत ही अधिक तीव्र है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके देखिए सक्रिय केंद्र या फिर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वो कम है किसकी अपेक्षा, टुकड़ों की अपेक्षा। टुकड़ों में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अधिक होता है। अगर मात्रा कितनी है, उतनी ही है। तो इस स्थिति में अभिकारी अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी। तो ये तो नंबर 1 टॉपिक था। अब इसके अंतर्गत नंबर 2 टॉपिक ये देखते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, अभिकारकों का जो समांगी मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण से अधिक प्रभावी होता है। अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जो ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अगर ए और बी आपस में समांगी मिश्रण दिखा रहा है तो उत्पाद बनने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर ए और बी आपस में विषमांगी मिश्रण अगर आ गया तो उत्पाद बनने की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हमने अक्सर जाना हुआ है कि समांगी मिश्रण आपस में जल्दी ही घुल मिल जाते हैं, जबकि विषमांगी निकाय आपस में जल्दी घुलते मिलते नहीं है, विषमांगी मिश्रण बना लेता है। तो इस स्थिति में हमारा कौन सा अभिक्रिया की दर अधिक होगी, तो जो समांगी मिश्रण होगा। इतने घटनाओं को हमने जान लिया किसके लिए, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट।